हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा। इससे पहले हम लोग बहुत सारे जो भी वीडियो लेक्चर थे उसको अपलोड किए हैं क्लास 10th के लिए, साइंस के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादातर जैक बोर्ड में रिपीटेड प्रश्न है। उन्हीं का एक कलेक्शन है। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो इससे बाहर किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका नहीं जाएगा। तो आज से जो सीरीज स्टार्ट किया गया है ये 1 मार्क्स का है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 मार्क्स, देन आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका आज का पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है कि विद्युत आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, का एसआई मात्रक क्या होता है। आपके पास इस सारा क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पर लिखा हुआ है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक, तो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा ही मात्रा क्या दिया हुआ है, कूलम, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वोल्ट। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया। क्या है, शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया को किस लेंस के द्वारा हम लोग सही कर सकते हैं, करेक्शन किस लेंस के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कलर को चेंज करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। क्या है, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। कॉनकेव लेंस को ही क्या बोला गया है, अवतल लेंस, अवतल लेंस है। प्रश्न संख्या जो 4 है, नेत्र में प्रवेश करने वाला, मतलब ह्यूमन आई की बात किया जा रहा है, आई में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह पुतली, जिसको हम लोग आइरिस के नाम से भी जानते हैं। क्या है, पुतली या आइरिस। क्वेश्चन नंबर 5 है उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यार देखिए यहाँ पर क्या बात किया गया है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, फोकस, प्रिंसिपल फोकस हम लोग याद करेंगे, ये वाला ऐसे दर्शाते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या है, आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल फोकस, अगर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके सामने दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या है, आर। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू होगा। तो आर का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है जिसका कि कितना है 32। तो 32 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16। अगर सेंटीमीटर में तो 16 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इससे आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है, लिखा रहता है कि आर इक्वल टू एक फार्मूला है यहाँ पर, आर इक्वल टू क्या हो जाता है 2f। इसी को एक्सचेंज करके फार्मूला क्या बनाया गया, एफ इक्वल टू आर बाई 2। उम्मीद करते हैं आपको न्यूमेरिकल बहुत पहले से मालूम होगा। इस पर हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया जाए कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएं, ठीक है, फोकल लेंथ दिया हो, ऐसा कुछ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर के वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। तो देखिए फिगर के माध्यम से याद करेंगे कि ऐसा क्या रहता है, कॉनकेव मिरर है आपका, है कॉनकेव मिरर है। ठीक, कॉनकेव मिरर के अगर यहाँ सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो ऑब्जेक्ट का इमेज भी कहाँ पे बनता है, अब याद करेंगे कहाँ पे बनता है, डेट सेंटर पे ही बनता है। और सेम साइज क्या होता है, सेम साइज बनेंगे और सेंटर पे ही बनेंगे। ठीक है, सी पे बनेगा, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 जो कि फिजिक्स से ही है, विद्युत बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसके बने होते हैं। ऑप्शन है आपके पास टंगस्टन। इसे करेक्ट आंसर क्या होगा, टंगस्टन हो जाएगा। ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, मल्टीपल के रूप में आएंगे। जिसका आपका जो पेपर है क्लास 10th के विद्यार्थी लोग, आपका जो पहला पेपर है ऑब्जेक्टिव पेपर, ये सारे उसी के प्रश्न हैं। ठीक है, आप अगर मॉडल पेपर 1 नहीं देखे हैं तो झारखंड बोर्ड द्वारा जो पारित किया गया है उसका सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर अवेलेबल है। आई थिंक आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं
तो लेट नहीं करें और जल्दी से जाएं और चैनल पे उस वीडियो को देखें। नेक्स्ट है ओम के नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ओम के नियम आपको सत्यापित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आते हैं कि ओम के नियम का सूत्र क्या है। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर होते हैं। ये जो है ओम्स लॉ के फार्मूलाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की बात किया जा रहा है कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मतलब कौन सा एनर्जी को किस में ये चेंज करते हैं। तो आंसर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने का कार्य कौन करता है, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन देंगे विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है, विद्युत जनित डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किस सिद्धांत पर वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपसे बोला जाए हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों आपको कन्वर्ट करके रखा हुआ है ताकि किसी भी प्रकार से आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं हो और आप अपना बेस्ट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन में। केमिस्ट्री सेक्शन भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इसलिए हम सेपरेटेड आपके लिए बना दिए हैं, जो भी प्रश्न पत्र हैं वो सेपरेटेड है, कुछ बायोलॉजी से हैं, कुछ केमिस्ट्री से हैं, और इस तरह से सीरीज चलते रहेगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपने एग्जाम को अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करें। अगला है केमिस्ट्री में देखिए कितना सुंदर प्रश्न है आपके पास कि इसमें से आपको इस अभिक्रिया को आइडेंटिफाई करना है। क्या है, इस वाले पार्ट को देखिए, ये जो एरो होता है, एरो की ई साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और एरो के ई साइड वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक और ये कहलाता है उत्पाद। ठीक है, उत्पाद है। तो जब दो या दो से अधिक उपकारक मिलके क्या करते हैं, अभिकारक मिलके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ये गारंटी नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, बट इसके जैसे आएंगे। हो सकता है जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एक क्या है, अभिकारक है, ये टूटकर कितने उत्पाद बनाते हैं, 2 उत्पाद बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को आप पहचानें, एक इस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन हो सकता है विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, या इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी कि संयोजन के जस्ट अपोजिट क्या है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट श्वसन या रेस्पिरेशन कैसी अभिक्रिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि रेस्पिरेशन कैसी अभिक्रिया है, इंडोथर्मिक है या एक्जोथर्मिक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो क्या है, ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, थोड़ा सा बता देते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें हीट ऊष्मा बाहर निकले। तो श्वसन में कौन सा ऊर्जा है, तो एनर्जी हम लोग है, एनर्जी इधर क्या है, हीट के रूप में हम लोग से बॉडी से बाहर आता है जब भी हम डाइजेशन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जबकि प्रकाश संश्लेषण जो है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस टाइप का है, इंडोथर्मिक, याद रखेंगे, इंडोथर्मिक अभिक्रिया, या इसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आजकल बहुत ही लोग चिप्स खाते होंगे, कुरकुरे, लेज, बहुत सारे अलग अलग कंपनियां हैं जिसे खाना पसंद करते हैं आप। तो उस चिप्स में आप कभी सोचिए कि आज तो पैक नहीं किया गया, बहुत पहले पैक करके आपको दिया जाता है, और हम या आप कोई भी इसे खाते हैं, बहुत ही चाव से खाते हैं। तो एक ऐसा क्या चीज़ जिसमें मिला जाता है कि जिसकी वजह से ख़राब नहीं होते हैं और जैसा कि वैसा उसका टेस्ट बना रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। क्या है, नाइट्रोजन गैस इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि साधारण नमक क्या है कि कॉमन सॉल्ट का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। केमिकल फार्मूला ऑफ, रासायनिक सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। इंग्लिश विद्यार्थी जो भी हैं उनको भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो,
आप चाहें तो आपके लिए सेपरेटेड वीडियो बना दिया जाएगा और इसमें से आप समझ सकते हैं क्या साधारण नमक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। का केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, Na और Cl। NaCl को ही क्या बोला गया है, कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। देखिए विरंजक चूर्ण एक नया वर्ड नहीं है, इसको इंग्लिश में लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका केमिकल सूत्र क्या होगा, आपसे पूछ लिया जाए कि इसका केमिकल सूत्र बताइए, तो केमिकल सूत्र क्या होगा, CaOCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर संभावनाएं क्या हो सकती हैं कि इस बार आपसे क्या पूछा गया, विरंजक चूर्ण का पूछा गया। अगला बार हो सकता है आपका संगमरमर के पूछ लिया जाए, तो संगमरमर का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जिप्सम पूछ लिया जाए, जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4। ठीक है, इस तरह से इसमें लिखा गया, बड़ा एस लिखा गया। हाफ H2O क्या है, हाफ H2O, याद रखेंगे, हाफ H2O इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा में वाशिंग पाउडर जिसको बोल रहे हैं, धोवन सोडा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। और क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या है, Na2CO3 क्या है, CO3 इंटू 10H2O क्या है, 10H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अगला है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है उदासीन विलयन का पीएच मान। तो पीएच वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। ये आपका जैक का सेट में भी पूछा गया है कि पीएच जो उदासीन वैल्यू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर कितने 14 तक एक मार्जिन किया हुआ स्केल रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो 1 से लेकर 7 या 7 से लेकर नीचे वाले जितने भी विलयन होंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्लीय विलयन कहलाएंगे। ठीक है, अम्ल मतलब एसिड कहलाएंगे। अगर यही 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कहलाएंगे, 7 से ज़्यादा वाला क्या कहलाएंगे, +7 क्या कहलाएंगे, यहाँ पर आपका बेसिक कहलाएंगे, यानी कि बेस कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। और जिनका 7 हो जाएगा, एग्जैक्ट 7 हो जाएगा, वो हमारा उदासीन विलयन या न्यूट्रल कहलाते हैं। इसीलिए बोला गया कि 7 वाले को हम लोग उदासीन बोलते हैं। 7 से ज़्यादा वो क्षारक हो जाते हैं और 7 से कम आपका हो जाएंगे वो अम्लीय हो जाएंगे। आई थिंक आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन अब नहीं रहा होगा। अगर आपसे दे दिया जाए कि पदार्थ ए का पीएच मान 6 है तो किस प्रकार का पदार्थ है या किस प्रकार का विलयन है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या इसमें से कोई नहीं है। तो जस्ट आपको क्या बताया गया कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जबकि जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका या विनेगर हम लोग जिससे बोलते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग एसिडिक एसिड इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, निडल का टंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत चर्चा में है। तो कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं, हम यहाँ पर कोशिश किए हैं कि सारा एक ही शॉट में आपको बता दें। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड निडल में क्या पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड। संतरे में क्या है, साइट्रिक एसिड है और इमली में टार्ट्रिक एसिड है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि इमली में, क्योंकि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, याद तक करते हैं कि साइट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड है लेकिन ये भी खट्टा है, लेकिन इसमें कौन सा अम्ल पाया जा रहा है, टार्ट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक एसिड के रूप में इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट की प्रश्न है आपसे कि निम्न में से कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। नॉन मेटल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि नॉन मेटल बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नॉन मेटल पूछा जाए तो ब्रोमीन मारेंगे, अगर यहीं पर मेटल पूछा जाएगा तो आप क्या मारेंगे, मरकरी या पारा मारेंगे। मरकरी की ओर हम लोग जाएंगे अगर हमारे पास पूछा जाए कि कौन सा वो धातु है। लेकिन अधातु पूछेगा तो हम लोग क्या मारेंगे, ब्रोमीन मारेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है इक्वारेजिया में HCl एवं HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ठीक है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात क्या होता है। एक बार यदि आप लोग याद करेंगे तो दिया हुआ है कि सब गोल्ड ज्वेलरी को हम लोग साफ करते हैं इसके माध्यम से, तो यहाँ पर 3:1 है। अगर यही जस्ट पोर्शन प्लॉट दिया जाता है कि नाइट्रिक एसिड को पहले रखा जाता है HNO3 का रेशियो बाय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जस्ट आप लोग क्या कर देते हैं 1:3 याद रखेंगे। हो सकता है किसी प्रकार से आपको पूछ लिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, सिनाबार किसका अयस्क है। सिनाबार किस मेटल का ओर है, ओर को ही अयस्क बोला गया है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, पारा या मरकरी, पारा या मरकरी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। इथेन के आणविक सूत्र में कितने सह आयोजक बंध है। तो यहाँ पर देखिए कोवालेंट बॉन्ड पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया है, कोवालेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको इथेन में यहाँ पर ये भी पूछा था है किस ग्रुप का एलिमेंट है। अरे यह है अल्केन का है, सॉरी कंपाउंड किसका है, अल्केन कंपाउंड है। अल्केन के यहाँ पर आपसे जनरल फार्मूला पूछ लिया जाएगा। तो जनरल फार्मूला क्या होते हैं, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या सूत्र है, CnH2n+2, ठीक है। तो 2 है, तो 2 यहाँ पर क्या रखा गया, n का वैल्यू अगर 2 है तो 2 × 2 4 + 3 2 हो गए 6 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया था आपसे, कोवालेंट बॉन्ड। जब कहीं भी कोवालेंट बॉन्ड पूछा जाए तो पहले आपको उसको स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे C यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बना दिए। अब इसमें से हमसे पूछा गया है कि आप जल्दी से बताइए कितने कोवालेंट बॉन्ड है। तो एक कोवालेंट बॉन्ड 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5 6 और 7। टोटल नंबर ऑफ कोवालेंट बॉन्ड इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कोवालेंट बॉन्ड इसमें कितने हो गए आपका 7 हो गया, 7 हो गए। अगर यही होता कि मीथेन के बारे में बताइए तो मीथेन का क्या कहते हैं, पहले फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे फार्मूला बनाकर पता करते हैं कि मीथेन में कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कोवालेंट बॉन्ड 4 ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि एल्काइन, ठीक है। एल्काइन क्या है ये बताइए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते किसको हैं पहले, तो कार्बन कार्बन के बीच में जिसमें 3 बॉन्ड रहेंगे उसको हम लोग एल्काइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एल्काइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेकेंड पार्ट इसमें है कि इसका जनरल फार्मूला क्या है, तो जनरल फार्मूला है CnH2n-2, इसका जनरल फार्मूला है। अल्केन का जस्ट अभी ऊपर बता दिए। और अल्किन के लिए क्या करना है आपको, अल्किन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, CnH2n, बस ये क्या हो जाएगा, अल्किन का फार्मूला हो जाएगा। अल्किन का एक स्ट्रक्चर आपसे पूछ देते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से होते हैं, देखेंगे। ये आपका क्या होगा, इथीन हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इथीन। इथीन मतलब 2 कार्बन का यह कंपाउंड होगा। नेक्स्ट है प्रकारात्मक समूह। इस बार भी पूछा गया प्रश्न कि फंक्शनल ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, कि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है कि OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहल का है, ठीक। लेकिन अगर आपको COOH दिया जाए, ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और CHO अल्डिहाइड का है, और आपका इस तरह से करके दिया जाए, ठीक है, O C के साथ O, मतलब ये आपका कीटोन का है, ठीक है। कीटोन वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं कि इस तरह से कहीं पूछ लिया जाए तो क्या है, कीटोन है, क्या है, कीटोन का ग्रुप है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के आवर्त फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, ठीक है, एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये किसका है, मेंडलीव का है। मेंडलीव किस पर बेसिस किए थे, मास पे किए थे, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो एटॉमिक नंबर पर बेस है। क्या है, एटॉमिक नंबर पर बेस है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को और हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी, इसका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त की संख्या है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी मेनली आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें। रिटर्न वाला होता है
कि अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर में जब हम देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएंगे कि इसमें क्या पूछा गया आपसे, पीरियड पूछे गए, कितने आवर्त हैं, कितने आवर्त हैं। तो आवर्त की संख्या कितना है, 7 है। किसमें, ये मॉडर्न बात किया जा रहा है, मॉडर्न पीरियड टेबल में। लेकिन अगर मेंडलीव के पीरियड टेबल में आवर्त की बात की जाए तो कितने थे, 8 थे। और ग्रुप कितने थे, वर्ग कितने थे, तो टोटल कितने थे, 8 थे। लेकिन यहीं पर मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 थे। इसका मतलब कि एक अंतर मिल तो क्या दोनों में, कि एक में ग्रुप कितने थे, ठीक है 18 थे, एक में ग्रुप कितने थे, 8 थे। और मॉडर्न पीरियड टेबल में आवर्त कितने हैं, 7 हैं, उसमें कितने थे, 6 थे। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। अब देखिए आवर्त किसको बोलते हैं भाई, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर इस तरह से क्या है कि इस तरह से मॉडर्न पीरियड टेबल को आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ लाइनें हैं, ऊपर नीचे ऐसे कुछ लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि ये जो ऐसे वाला लाइन है ये क्या कहलाता है, ग्रुप, ऐसे ऐसे ग्रुप है। लेकिन यहाँ से वहाँ जो लाइन चला जा रहा है उसको आवर्त बोलते हैं। तो किसके बारे में बात की, प्रथम आवर्त, मतलब कि प्रथम आवर्त बोले तो हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हीलियम। मतलब प्रथम आवर्त में कितने एलिमेंट हैं, 2 ही हैं, 2 तत्व हैं, 2 तत्व हैं तो 2 लिखा जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में वर्ग ग्रुप 17, ठीक है। ग्रुप 17 को किस नाम से जानते हैं, ग्रुप 17 को हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ग्रुप 18 को हम लोग नोबेल गैसेस के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। अक्रिय गैस है वो सारे, और अक्रिय क्यों है, क्योंकि सारे का अष्टक पूरा है। लास्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन है कि हीलियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो हीलियम का कितना है, हाइड्रोजन हीलियम, तो हाइड्रोजन हीलियम इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 2। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचे हुए हैं, ठीक है। इसका वैलेंसी हो जाएगा 0, क्योंकि किस ग्रुप का है, ग्रुप आपका 18, ग्रुप 18 वाले हैं। इनको हम लोग अक्रिय गैस, इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। अब आप स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या क्या प्रश्न है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी आपसे पूछा गया है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हो सकता है आपसे आरबीसी पूछ लिया जाए, डब्ल्यूबीसी पूछ लिया जाए, तो आप सारा का सारा याद करेंगे। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, या कभी कभी रेड ब्लड कार्पल्स भी आपके बुक में दिए हैं। नेक्स्ट है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से किया जाता है। तो इसके लिए क्या है, जाइलम। जाइलम खनिज को भी क्या याद रखेंगे कि जाइलम खनिज साथ साथ में परिवहन यहाँ पर क्या है सर, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जल, जाइलम जल, जाइलम जल। ट्रिक क्या रखेंगे, जाइलम है तो जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, किधर करता है, केवल अप डायरेक्शन में। याद रखेंगे पेड़ है तो पेड़ के केवल ऊपर वाले पार्ट में लेकर जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा यहीं पर क्वेश्चन को कि फ्लोएम का कार्य क्या है, फ्लोएम, ठीक, फ्लोएम भी एक प्रकार का ऊतक है, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम आपका भोजन को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं अलग अलग हिस्सों तक। नेक्स्ट, मनुष्य हृदय मतलब ह्यूमन के जो हार्ट है उसमें कितने चेंबर है, कितने कोष्ठक मौजूद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठक हैं, 1 अलिंद है, ठीक है, मतलब 2 अलिंद हो गए और 2 निलय हो गए। 2 अलिंद 2 निलय टोटली मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए। 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल हैं, टोटल 4 हो जाएंगे। और है वसा का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट हमारे शरीर में किसके माध्यम से होता है। तो हिंदी वालों के लिए लसिका और इंग्लिश वालों के लिए आप क्या मारेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, लिम्फ क्या होता है, वसा का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में करता है। नेक्स्ट है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम बताएं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर ब्लड प्रेशर, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, स्फैग्मोगैनोमीटर, ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर याद रखेंगे। इसका नाम दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है, तो स्फैग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट, ब्रिक या किडनी या गुर्दे कहीं भी लिखा रहेगा कि उत्सर्जन इकाई क्या है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन या
ब्रिकानो। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ई नोन एज नेफ्रॉन, या हिंदी में से ब्रिकानो के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका का नाम बताएं। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है या उसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में न्यूरॉन सेल बोलते हैं। क्या है? न्यूरॉन सेल या तंत्रिका कोशिका के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ठीक है, तो अनुमस्तिष्क, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रैपिड एंड फायर प्रश्न है, फास्ट हमको करने हैं, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड कराने हैं। अगर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो कर दें, क्योंकि आपको बार बार हम बोलते आते हैं, ठीक है, यही बोलते रह रहे हैं कि जो कोशिश करते हैं उन्हीं को कुछ सफलताएं मिलती हैं और जो इंतजार करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि दो तंत्रिका कोशिका यानी कि दो न्यूरॉन सेल के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? खाली स्थानों किस नाम से जानते हैं? तो सिनेप्स या तो हम लोग अंतर्ग्रथन, हिंदी में आएगा तो अंतर्ग्रथन, इंग्लिश वाले के लिए भी क्या है? सिनेप्स के नाम से हम लोग जानते हैं। दो न्यूरॉन सेल के बीच में जो स्थान होता है, रिक्त स्थान, उसे सिनेप्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक अनुवर्तन या केमोट्रोपिज्म। अगर यही रहता प्रकाश की दिशा में गति करना पौधा का तो प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल के तरफ होता तो गुरुत्वा अनुवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो पतझड़ के लिए क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लोग एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13, थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन आपका स्रावित हो, इसके लिए सबसे मुख्य कारण क्या है? आयोडीन। और थायरोक्सिन आयोडीन की कमी या थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है? गेगा रोग, ग्वाइटर नामक बीमारी, हमारा जो गला है वो सूज जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि या हिंदी में और इंग्लिश में से बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। और मास्टर क्यों बोला गया? क्योंकि सारे अदर अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल रखते हैं, उनको डिफरेंट टाइप के हार्मोन सेट किया जाता है उसके लिए। अगला है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो देखिए इस बार हाइड्रा में पूछा गया, में भी हो सकता है अगला बार ईस्ट में पूछा जाए या अमीबा में पूछ लिया जाए या आपसे प्लाज्मोडियम में पूछ लिया जाए। तो सारा का सारा जो आंसर है यहाँ पर आपको करा दिया गया है एक ही शॉट में। मुकुलन या बडिंग किस में होता है? हाइड्रा में। ईस्ट में भी क्या होता है? ईस्ट में भी सेम थिंग होते हैं, यही बडिंग या मुकुलन होते हैं। प्लाज्मोडियम जिसे हम लोग मलेरिया पैरासाइट के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि प्लाज्मोडियम जो है वो उसे हम लोग मलेरिया पैरासाइट के नाम से जानते हैं। उसमें मल्टीपल फ्यूजन होते हैं, बहुखंडन। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्ट में भी बडिंग बता ही दिए। आपका जो है यहाँ पर अमीबा, अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन होते हैं। मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अब देखिए जो प्रोटियस है उसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है आने के बाद? तो गर्भाशय। ये आप जब पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पर ऐसे करके आपको फिगर मिलेगा। ठीक, ये वाला जो पार्ट है यहाँ को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशय। यहीं पे किसी भी भ्रूण का डेवलपमेंट पूरी तरह से होता है। नेक्स्ट है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो भी पूछा गया है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फीमेल में कहाँ पे होता है? निषेचन का स्थान क्या है? तो फ्लोपियन ट्यूब। क्या होता है? फ्लोपियन ट्यूब या हिंदी में इसको बोलते हैं डिम्ब वाहिनी। फ्लोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी के आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? नरिशमेंट किसके द्वारा मिलता है? जो भी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रा या प्लासेंटा। अब देखे होंगे बच्चे के क्या होता है? स्टमक से एक अटैच पाइप होता है, वही क्या करता है? न्यूट्रिशन में हेल्प करता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी के द्वारा इनसे निकल आ जाता है। तो ये रहा आज का जो मैराथन सेशन था, 1 नंबर का क्वेश्चन। इससे बाहर नहीं जाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन याद कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको ये ज़रूर बताएं कि अब वन लाइनर आपका जो कुछ भी है, वन शॉट मतलब वन स्टॉप, यहाँ पर सारा सोल्यूशन आपको